हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री बाय रवि रोशन सर। इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार यूरिया का निर्माण हुआ, और लास्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे थे कि 1828 ईस्वी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का प्रिपरेशन संभव हुआ और इसका क्रेडिट जाता है वोहलर महोदय को। अब इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया के बाद जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड था एसिटिक एसिड। इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे। और इसका जो ईयर था, ऐसे आप ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन द ईयर 1842। किसी किसी बुक में ये 45 भी दिखता है। तो कोल्बे महोदय के द्वारा सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड किया गया। अगर हम लोग इसके लिए एक रफ इक्वेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप, ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन and oxygen will combine to form acetic acid। अब जो ये एसिटिक एसिड है, इसके रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एलिमेंट और प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिमेंट। तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने वाला ये पहला कंपाउंड था। अगर हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव पॉइंट को रिकैप करते हैं तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एलिमेंट्स, तो इसका भी आंसर होगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन, इन द ईयर 1856 थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन was prepared by बर्थेलो। तो ये थर्ड कंपाउंड था जिसका नाम था मीथेन। अब हम लोग कुछ हॉट ट्रिक्स देखते हैं जिसमें अभी तक के पॉइंट्स का एक रिकैप। इसके लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ये यूरिया है। तो यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन और प्रिपरेशन इनटू लैब्स। दूसरा, आप यूरिया से रिलेटेड ध्यान में रख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट प्रिपरेशन था वो वोहलर महोदय के द्वारा किया गया। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिए एसिटिक एसिड है। तो इससे रिलेटेड आप 2 पॉइंट ध्यान में रखें कि एसिटिक एसिड इज सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कि प्रिपरेशन लैब में संभव हुआ। अगर हमें कहीं ऑब्जेक्टिव में एलिमेंट से बना हुआ पूछता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और इसका जो प्रिपरेशन था, जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं, लेकिन फिर से आप लिख सकते हो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका मीथेन है। तो थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कि प्रिपरेशन लैब में हुआ
और इसका जो प्रिपरेशन था बर्थेलो महोदय के द्वारा किया गया। तो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय बर्थेलो। यहाँ टी जो होता है वो एक साइलेंट लेटर है। सीले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कुछ कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया गया है। यहाँ ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना और प्रिपेयर करना दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो सीले फर्स्ट आइसोलेटेड टार्ट्रिक एसिड फ्रॉम grapes, lactic acid from milk, citric acid from lemon, malic acid from apple and uric acid from urine। रावले नाम था साइंटिस्ट का, जो यूरिया के प्रिपरेशन से पहले उस यूरिया को आइसोलेट कर चुके थे ह्यूमन यूरिन से। तो आप लिख सकते हैं रावले फर्स्ट आइसोलेटेड यूरिया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसके आगे के पॉइंट्स में अगर लिखना है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यूरिया और यूरिक एसिड दो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे आपके लिविंग बॉडी में है। इसलिए यूरिया का जो कंपोनेंट है अमोनियम साइनेट, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि अमोनियम साइनेट को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। लिविक नाम था साइंटिस्ट का, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूपेरिक एसिड को हॉर्स यूरिन से आइसोलेट किया था। तो आप ये जोड़ दें यहाँ पे, लिविक फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड ह्यूपेरिक एसिड फ्रॉम हॉर्स यूरिन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आपके इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब यहाँ तक के पॉइंट्स के बाद हम लोगों के लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराइज होता है कि जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के लिए केमिस्ट्री में कोई अलग ब्रांच नहीं है, ऑक्सीजन के लिए आप ऑक्सीजन का केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसा कि हम लोगों ने पीछे के बेसिक क्लास में भी देखा कि उसे कार्बन के कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आखिरकार कार्बन के कंपाउंड्स मीनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक अलग सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बनाया गया है? तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में इस थ्योरी को समझें। व्हाई organic chemistry is considered as separate branch of chemistry। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए देखें तो मेनली 4-5 पॉइंट इसमें आता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में वास्ट नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें कार्बन को छोड़ के रेस्ट अनदर 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड 2 से 3 लाख के बीच आप मानिए, और अकेले कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर है वो 8 to 10 मिलियंस, और एवरेज
3000 of organic compounds are either discovered or prepared with rate of per year। तो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ organic compounds are nearly 8 to 10 millions। Since organic compounds are very vast in numbers, so organic chemistry is taken as separate branch of chemistry। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखें there are different possible structures or different structures for or of organic compounds for same number of carbons और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके लिए देखिए आगे चल के हम लोगों का एक अलग से चैप्टर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक क्लास में दिखाया था कि आइसोमेरिज्म नाम से हम लोग उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच देखेंगे, एक सेपरेट टॉपिक देखेंगे। बट अगर अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो सपोज करते हैं कि आपके पास 5 कार्बन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसके अलग अलग स्केलेटन पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल आप इनमें 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में प्लेस कर सकते हैं। दूसरे केस में हम लोग देखें तो 4 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन होगा और इसमें किसी भी साइड से आइदर लेफ्ट और राइट आप सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा दिए। तीसरा स्केलेटन इसमें है 3 कार्बन का हमने मेन चेन रखा है और इसके सेंट्रल कार्बन के साथ 2 ब्रांच को कनेक्ट किया है। इसके लिए चौथा पॉसिबिलिटी है कि आप 5 कार्बन का एक क्लोज चेन कंसीडर करें। फिर इसके अगले स्ट्रक्चर में हमें 4 कार्बन का क्लोज चेन लेना है और एक साइड चेन के रूप में कार्बन रखें। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ से आपका देखिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्केलेटन में हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसमें 3 कार्बन के क्लोज चेन है एज ए साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे 2 कार्बन का साइड चेन है। फिर नेक्स्ट स्केलेटन ऐसा हो सकता है कि आप 3 कार्बन का क्लोज चेन रखते हैं और एट द सेम कार्बन 2 कार्बन इससे कनेक्टेड है साइड चेन के रूप में। इसी में स्ट्रक्चर नंबर 8 हम कंसीडर करते हैं जिसमें 3 कार्बन का क्लोज चेन है और 2 अलग अलग प्लेस पे एक एक कार्बन के साइड चेन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 कार्बन के स्केलेटन का अगर हम सिंगल बॉन्डिंग के साथ अलग अलग फॉर्म खींच रहे हैं तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के केस में टोटल 8 स्केलेटन हो सकता है। फिर इसमें मल्टीपल बॉन्ड के अलग कंडीशन होंगे। तो इसलिए फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और नंबर ऑफ कार्बन जब आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, और इसी को हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी कंसीडर कर सकते हैं, द नंबर ऑफ organic compounds are very large, so
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a separate branch of chemistry. तीसरे काउज के रूप में अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन organic and inorganic compounds, organic chemistry is taken as separate branch of chemistry. अगर हम लोग चौथे पॉइंट्स के रूप में देखें तो चौथा काउज आपको दिखेगा कि होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ऐसे सर्टेन एटम्स या ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस होता है जिसके कारण उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होमोलोगस सीरीज़ के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स कर दिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स will identified. So organic chemistry is taken as separate branch of chemistry. अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करना चाहें तो फिर क्लासिफिकेशन में तो आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल ही पढ़ना है, बट अगर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप देखें तो इसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। सपोज दैट कहीं पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COOH कनेक्टेड है, COOR कनेक्टेड है, COX कनेक्टेड है, तो COOH जो ग्रुप है ये एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। COOR एस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड। OH रिप्रेजेंट अल्कोहलिक ग्रुप। SH रिप्रेजेंट थायो अल्कोहल। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो देन इट विल ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, and if sulfur is present then this is functional group of thioether. CN is group of cyanide and NC is functional group of isocyanide. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने अभी केस लिखा है, बाकी हम लोग इसे क्लासिफिकेशन में देखते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इनऑर्गेनिक की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या काउजेज हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी वास्ट इनटू नंबर्स। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखें तो फिर इसके लिए हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में आंसर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहला जो मेन इम्पोर्टेंट काउज है दिस इज कैटिनेशन। किसी भी एलिमेंट का कैटिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप एक वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं। द सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी फॉर एनी एलिमेंट इज कॉल्ड
कैटिनेशन। किसी भी एलिमेंट के एटम्स अगर खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सल्फर सल्फर सल्फर, दिस इज कैटिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी of any element is called कैटिनेशन। अब यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का आप कैटिनेशन ऑर्डर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग एक ऑर्डर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कैटिनेशन ऑर्डर। तो इसके लिए जो सबसे पहला एलिमेंट है आपका, ये कार्बन है। इससे कम होगा सिलिकॉन का, जो इक्वल माना जाता है सल्फर के। इससे कम फॉस्फोरस, देन नाइट्रोजन, और सबसे लीस्ट होता है ऑक्सीजन का। अगर हम लोग यहाँ पे कैटिनेशन का ऑर्डर देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि कार्बन के लिए जो सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है ये सबसे ज़्यादा होगी। इस रीजन से भी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ organic compounds are very vast। अब आइए सेकेंड काउज के रूप में, आपने फर्स्ट काउज कैटिनेशन को देखा, सेकेंड काउज के रूप में हम लोग लिखते हैं आइसोमेरिज्म, जिसे शॉर्टली आप कुछ इस तरह से भी इंडिकेट करते हो। तो इसके लिए डिफिनीशन को आपने बेसिक क्लासにभी पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि ये जो आइसोमेरिज्म टर्म है, दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बर्जीलियस। अगर कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आइसोमेरिज्म टर्म किनके द्वारा पहली बार दिया गया, तो बर्जीलियस ने कॉइंट किया था। दूसरा चीज़ आप ध्यान रखें कि आइसोमेरिज्म जो वर्ड है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे आपका दो ग्रीक वर्ड है, आइसो एंड मेरोस। तो अगर हम लोग इसे इंग्लिश मीनिंग में देखें तो आइसो मीनिंग सेम और इक्वल, एंड मेरोस मीनिंग पार्ट। ये सबसे मेन इंडिकेशन है जो आपके बेसिक डिफिनीशन को दर्शाता है, जैसा कि आपने बेसिक क्लास में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला या उनके प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो आइसोमेरिज्म होने के कारण कहीं ना कहीं सेम कार्बन के लिए आपके अलग अलग अल्केन, अल्कीन, अल्कायन, कोई भी हम केस सोचें तो उनके कंपाउंड्स का नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ऊपर एक ट्रेंड ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इनटू अल्केन, और नीचे हम लोग उसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट और आप ध्यान में रखें कि अगर हम लोग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो उसके लिए मिनिमम 4 कार्बन का प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है, उससे कम में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन के केस में अगर हमसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या उसमें चेन आइसोमर्स होंगे, तो नहीं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इनटू अल्केन में ब्यूटेन का केस 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन,
हेप्टेन 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, नोनेन 9 कार्बन और डेकेन 10। तो अगर हम लोग 4 कार्बन से 10 कार्बन के अलग अलग चेन आइसोमर्स का नंबर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ब्यूटेन के लिए 2 फॉर्म होंगे, पेंटेन के लिए 3, हेक्सेन के केस में 5, हेप्टेन के केस में 9, ऑक्टेन के केस में 18, नोनेन के केस में 35 और डेकेन के केस में 75। अब यहाँ से अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूपेण इनके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे या चेन आइसोमर होंगे उनका भी नंबर इंक्रीज करेगा। कुछ कंपाउंड्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मिलियंस में भी उनके चेन आइसोमर का नंबर पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमेरिज्म there are vast number of organic compounds। अब आइए थर्ड पॉइंट के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भास्ट नंबर है इसके लिए लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर आप C4 का स्टेट लेते हैं, 4 कार्बन का स्केलेटन हमें दिखाना है तो इसके लिए 4 अलग अलग फॉर्म्स हम ले लेते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट फॉर्म रखा कि इनमें से चारों कार्बन ओपन चेन के लिए अनब्रांच्ड फॉर्म में जुड़ रहा है। नेक्स्ट फॉर्म में 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है और 1 कार्बन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है साइड चेन के लिए। तीसरे फॉर्म में हम रखते हैं 4 कार्बन के क्लोज चेन का स्केलेटन और चौथा जो स्केलेटन है इसमें आप 3 कार्बन का क्लोज चेन और 1 का साइड चेन लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों फॉर्म ओपन चेन का स्केलेटन था और अगर हम लोग नीचे के स्केलेटन को देखें तो दिस इज क्लोज चेन स्केलेटन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ कार्बन के लिए ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों स्केलेटन पॉसिबल होंगे। तो इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इंक्रीज करता है। तो लिख लेते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन and closed chain the number of organic compounds are very vast। अब नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। दिस इज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन और इसके लिए केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज़ वॉन टू हॉफ महोदय को दिया गया था 1901 में, चूँकि इसी साल से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था और अब तक ये कंटिन्यू दिया जाता है। सिर्फ बीच में एक फर्स्ट वर्ल्ड वार और एक सेकेंड वर्ल्ड वार में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल था तो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। बट आप हमेशा ध्यान रखें ये ऑब्जेक्टिव में काम देता है। केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज़ वॉन टू हॉफ को मिला था टू एक्सप्लेन टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो हम लोग चौथे पॉइंट में लिखते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब इस पॉइंट में अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन अराइज होना स्वाभाविक है कि टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कहीं ना कहीं कि हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका वैलेंसी 4 होता है या 4 से ज़्यादा भी होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन के ही ग्रुप में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके वैलेंसी 4 होते हैं। तो उनके कंपाउंड्स क्यों नहीं ज़्यादा होते हैं? तो इसके लिए जब हम लोग आगे के पॉइंट से जोड़ के इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बट अभी हम लोग लिखते हैं इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय
bond of since carbon is tetravalent into nature, so the number of organic compounds are very vast. अब इसके लिए हम अगला पॉइंट जो देख सकते हैं, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो जिस तरह से हमने ऊपर लिखा है कि कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर है, अगर हम लोग टेट्रावैलेंट नेचर के फॉर्म्स देखें तो कार्बन अपने टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 4 अलग अलग स्टेट दर्शाता है। इसमें सबसे पहला स्टेट कि कार्बन अपने चारों वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करेगा। दूसरा स्टेट हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड के साथ साथ 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि कार्बन लेफ्ट राइट फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ, 2 कंटिन्यू डबल बॉन्ड बनाता हो। और चौथा पॉसिबिलिटी है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो और एक सिंगल बॉन्ड बनाता हो। ये टेंडेंसी कार्बन के ग्रुप में ही, जैसा हम लोगों ने अभी पीछे चर्चा किया था, सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं होता है। उसका साइज़ बड़ा होने के कारण उनके मल्टीपल बॉन्ड्स स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं टेट्रावैलेंट नेचर को कंप्लीट करने के दौरान कार्बन खुद कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल मल्टीपल बॉन्ड बनाते हुए जुड़ सकता है। ये रीज़न आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के भास्ट नंबर को कहीं ना कहीं फेवर करता है। तो लिखेंगे टू कंप्लीट टेट्रावैलेंट कंडीशन और टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन form single as well as multiple bonds so the number of organic compounds is very vast. अब आइए अगले पॉइंट के रूप में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भास्ट नंबर है, इसके लिए अगला पॉइंट है आपका कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अगर हम कार्बन के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के फॉर्म में हाइड्रोजन को सोचते हैं, तो हाइड्रोजन आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी होता है। अब ये हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा कार्बन के साथ तो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। सपोज दैट सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, C2H6 को आप इथेन कहते हैं, इथिलीन, एसिटिलीन, अदर हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैटेगरी के कोई भी मेंबर आप रख सकते हैं। फिर हम लोग बेंजीन रखते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कहीं ना कहीं कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। अब अगर हम दूसरे एलिमेंट के रूप में इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में किसी भी हेलोजन को रखते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये हेलोजन जब कार्बन से कंबाइन करेगा देन इट फॉर्म्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ETC। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पे लिखें जिनमें दोनों कैटेगरी के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बोथ आर प्रेजेंट। तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के रूप में हेलोजन को ले रहे हैं तो निश्चित रूप में यहाँ जो कैटेगरी बनता है वो अल्काइल हैलाइड्स और हेलोजन डेरिवेटिव्स आप रख सकते हैं। तो आपने रखा CH3X,
इसके लिए पॉसिबल कंपाउंड्स होंगे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड, CH2Br2, CH2I2, फिर आ जाइए तो आपका 3। तो ये सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट है। तो ये कारण है कि इसके कारण भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर वेरी वास्ट है।